सुप्रभात छात्रों, कक्षा 11 के आज के वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जो चैप्टर अब हम शुरू करने वाले हैं वो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वह कुछ समय बाद पृथ्वी पर गिरता है। पेड़ से फल टूटकर पृथ्वी पर ही गिरते हैं। वर्षा की बूंद भी पृथ्वी पर ही गिरती है। पृथ्वी की ओर गिरने की ऐसी ही अन्य बहुत घटनाएं आपने देखी हैं। तो इटली के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक था गैलीलियो, उन्होंने सर्वप्रथम ये सिद्ध किया कि प्रत्येक पिंड जिसका द्रव्यमान चाहे कुछ भी हो, समान त्वरण से पृथ्वी की ओर गिरता है। और यह त्वरण जो है इसे हम गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं। गैलीलियो ने आतनत समतल पर लौटनी पिंडों के साथ कुछ प्रयोग करके गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान भी प्राप्त किया था, जो प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है। और ऐसा ही एक प्रयोग हम भी अपने प्रयोगात्मक जो कार्य करेंगे उसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं उसमें वो है इसका नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। ये आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, उसी का एलैबोरेटेड रूप है, जिसका परिमाण दोनों पिंडों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना m1 तथा m2 मात्रा के दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं r दूरी पर स्थित है। तो इस जो परिभाषा हमने लिखी या जो नियम लिखा उसके अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार f जो है समानुपाती है दोनों की मात्राओं के गुणनफल के, मतलब f प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। और व्युत्क्रमानुपाती है इनके बीच के दूरी के स्क्वायर पे। तो जब दोनों को साथ लिखेंगे तो f प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r स्क्वायर होगा। तो f क्या होगा, f बराबर g m1 m2 बटे r। जब हम कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो वहाँ पर एक नियंताक लगता है। इसमें नियंताक जो लगा है वो क्या है, वो g है। अब g एक सार्वत्रिक नियंताक है जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंताक कहते हैं। यदि m1 m2 1 किलोग्राम है, r बराबर 1 मीटर है, तो f कितना होगा, g11 बटे 1 स्क्वायर, मतलब g के बराबर। अतः सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंताक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर स्थित एकांक मात्रा के दो पिंडों के बीच कार्य करता है। g का मान 6.678 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। g का मान समूचे ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह नियत ही रहता है। अब जो दूसरा पढ़ने वाले हैं हम परिभाषा, वो है गुरुत्वजनित त्वरण, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यदि कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में स्वतंत्र गति कर रहा है तो पिंड के एकांक समय में वेग परिवर्तन को पृथ्वी का गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं। इसे g से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा पृथ्वी की सतह के निकट इसका मान करीब 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। g का मान अलग अलग ग्रहों, उपग्रहों या आकाशीय पिंड के लिए अलग अलग है, अर्थात ब्रह्मांड के विभिन्न भिन्न स्थानों पर g का मान भिन्न भिन्न होता है। एक ही ग्रह के भिन्न भिन्न स्थानों के लिए भी गुरुत्वजनित त्वरण भिन्न भिन्न है, जबकि गुरुत्व नियंताक समूचे ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह नियत रहता है। अब हम g तथा g मतलब स्मॉल g जिसे हम गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं, और कैपिटल G जो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंताक है, इनके बीच संबंध स्थापित करते हैं। माना पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या re है। पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र से पर, जो कि पृथ्वी के केंद्र पर है, वे संकेंद्रित है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये आप जो है
द्रव्यमान केंद्र के विषय में पढ़ चुके हैं। माना m मात्रा का एक पिंड पृथ्वी की सतह पर स्थित है। यहाँ पर हमने स्थित देखा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी पर पिंड के बीच आकर्षण कितना होगा? F = G m e मतलब पृथ्वी का भार, m मतलब उस पिंड का भार बटे r² r की क्या है? यह त्रिज्या इस पृथ्वी की। तो गुरुत्वाकर्षण बल F के कारण ही गुरुत्व जनित त्वरण G उत्पन्न होता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। ठीक है, तो हमने बल बराबर यहाँ पर लिखा द्रव्यमान गुणा त्वरण। इस पर कौन सा त्वरण यूज़ करेंगे? हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है गुरुत्व जनित त्वरण। तो यहाँ पर इसको रख दीजिए mg को। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो g कितना आएगा? G me/r²। चूँकि प्रत्येक ग्रह का द्रव्यमान एवं त्रिज्या भिन्न भिन्न है, अतः इसके लिए गुरुत्व जनित त्वरण का मान भी भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर पृथ्वी का अगर हमें गुरुत्वाकर्षण त्वरण निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब माना पृथ्वी की मात्रा कितनी है? me, त्रिज्या r तथा केंद्र जो c है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। पृथ्वी की सतह s पर m मात्रा के पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F कितना होगा? m × g, जो कि G me m/r² के बराबर होगा। अब जहाँ स्मॉल g क्या है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व जनित त्वरण, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे, m से m कटेगा, मेरे पास g आएगा G me/r², इसे हम समीकरण 1 कहते हैं। अब जब पिंड पृथ्वी की सतह s से h ऊंचाई पर बिंदु P पर स्थित है तो पृथ्वी द्वारा पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल F' कितना होगा? नया g आएगा, F' होगा mg', वो होगा G me m बटे, अब जो है हम दूरी कितनी लेंगे? me + h का स्क्वायर। g जो है पृथ्वी की सतह, पृथ्वी से h ऊंचाई पर गुरुत्व जनित त्वरण है। अब g' का मान हमें मिल गया, क्योंकि यहाँ से m कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 को, इसको 2 दाम दिया है, 2 बटे समीकरण 1। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने किया था समीकरण 2 बटे समीकरण 1। ये क्या आया था? g' बटे g, जो आया था G me re + h का होल स्क्वायर ओवर G me re का होल स्क्वायर। G me से G me कटा, g' बटे g आया, ये ऊपर चला जाएगा, re² अपॉन re + h का होल स्क्वायर। re² अपॉन, इसमें से re को बाहर ली दीजिए, तो ये आ जाएगा re अपॉन re + h अपॉन re, जो हमने यहाँ से स्क्वायर से कॉमन लिया है। ये और ये कटा, इस re से ये re कटा, तो g' बटे g मेरा आया 1/1 + h अपॉन re का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 1 + h अपॉन re का -2। अब ये बाइनोमियल एक थ्योरम है, मैथ्स में आप लोग पढ़ेंगे, उसमें 1 + x की पावर n क्या होता है? 1 + nx + n × n-1, इसी तरह से ये x² बटे 2, इस तरह से ये चलता जाता है सीरीज़। तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे, लेकिन आगे के टर्म्स नहीं लेंगे। 1 + nx, n कितना है? -2, और x कितना है मेरा? h अपॉन re। तो ये हो जाएगा g' बटे g = 1 - 2 h अपॉन re, और आगे के टर्म्स हम छोड़ देंगे, क्योंकि आगे का टर्म्स बहुत छोटा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हाइट बहुत छोटी है, अगर हम उसे re मतलब त्रिज्या से कंपेयर करेंगे तो हाइट इसकी बहुत ही छोटी है, तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, तो हायर टर्म्स को हम नहीं लेंगे। तो मेरे पास जो है ऊंचाई पर जाने पर g' कितना हो जाएगा? g 1 - 2h बटे r।
मतलब कम हो जाएगा। अब देख रहे हो ना 1 से कुछ माइनस हो रहा है तब नया g डैश आ रहा है, मतलब इसका मान कम हो जाएगा। तो हाइट पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर हम क्या देखते हैं, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा करेंगे हम वो है, अगर हम पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन देखना चाहें कितना होता है। तो पृथ्वी की मात्रा m, त्रिज्या r तथा केंद्र C है, वही लिया। अब हम ऊपर न जाके अंदर गहराई में जा रहे हैं। गहराई में m मात्रा का एक पिंड बिंदु P पर स्थित है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। पिंड पृथ्वी के केंद्र से r माइनस h, इतने नीचे हम आ चुके हैं, h नीचे आ गए हैं तो बचा कितना, r माइनस h दूरी पर स्थित है। अर्थात पिंड r माइनस h त्रिज्या के ठोस गोले पर स्थित है। अब अगर ऊपर वाले गोले को न लेके नीचे वाला हम गोला ले रहे थे, इसके ऊपर स्थित है तथा शेष गोला एक खोखले कवच की तरह। खोखले गोले के कवच के भीतर पिंड पर आकर्षण बल भी शून्य होता है। अतः पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो केवल r माइनस h की वजह से ही हो रहा है। तो माना r माइनस h त्रिज्या के ठोस गोले की मात्रा me डैश है। ये अब तो मात्रा कम हो गई, कितनी है ये नहीं पता, तो हम इसे me डैश मान लेंगे। अतः पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल मेरा कितना हो जाएगा, F इजिकल टू mg डैश, मतलब g me डैश m बटे r माइनस h का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं m से m काटूँ तो मेरा g कितना होगा, g डैश आएगा g me स्क्वायर अपॉन r माइनस h का होल स्क्वायर। अब चूँकि मुझे मेरा जो है मात्रा ही कम हो गई है, मात्रा का वैल्यू निकालना है, तो हमें पता है कि डेंसिटी जो होता है, ठीक है, घनत्व, वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर द्रव्यमान मुझे निकालना है तो मैं आयतन बटे गुणा घनत्व कर सकती हूँ। ठीक है, आयतन गुणा घनत्व। अब ये गोला है तो इसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r h स्क्वायर, और घनत्व, इसका घनत्व कितना मान लिया, रो। तो g डैश कितना आ गया मेरा, इसमें m e की जगह ये वैल्यू डाला तो g इंटू 4 पाई बटे 3 r माइनस h का होल क्यूब इंटू रो अपॉन r माइनस h का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 कट गए, 1 बचा, तो होगा 4 पाई बटे 3 g r माइनस h इंटू रो। और पृथ्वी से हमें कितना मिलता था, पृथ्वी से हमें मिलता है g me ओवर r स्क्वायर। m के जगह वैल्यू डालेंगे 4/3, इस बार हम लेंगे r क्यूब सीधा, क्योंकि अब तो पूरे गोले का ले रहे हैं, इंटू रो। तो इसमें भी r स्क्वायर से r क्यूब में से 2 कट जाएंगे, 1 बचेगा, ये मेरे पास मान आ गया। अब यदि मुझे इसका मान निकालना हो तो समीकरण 1 बटे समीकरण 2 मुझे क्या मिलेगा, g डैश ओवर g वो बराबर होगा 4 पाई अपॉन 3 g r माइनस h रो अपॉन 4 पाई अपॉन 3 g r e इंटू रो। अब देखिए ये और ये कटा, g से g कटा, रो से रो कटा, मेरे पास बचा r e माइनस h अपॉन r e। तो ये हो जाएगा r e ओवर r e माइनस h अपॉन r e, तो जगह 1 माइनस h अपॉन r e। तो g डैश बटे g इतना आया, तो g डैश कितना होगा, g 1 माइनस h अपॉन r e। ठीक है, तो यहाँ से मुझे, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है वैल्यू कम हो रही है, तो जैसे जैसे हम अंदर चलते हैं, ठीक है, वैसे वैसे जो है g का मान कम हो जाता है। और उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर भी गुरुत्वीय जनित त्वरण में कमी होती है। और यदि हम h मतलब गड्ढा खोदते खोदते r तक, मतलब सेंटर में पहुंच गए हैं, मध्य में पहुंच गए हैं, तो g डैश इजिकल टू g 1 माइनस r बटे r, ये कट के 1 हो जाएगा, तो g इजिकल टू 1 माइनस 1 0, मतलब तब पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय जनित त्वरण 0 हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अगर मैंने पृथ्वी के बीच में से एक बड़ा सा टनल या एक बड़ा सा
छेद कर दिया है और यहाँ पर हम बॉल डालते हैं, तो बॉल कितनी देर में यहाँ से बाहर आएगी? तो इसका उत्तर होगा बॉल कभी भी बाहर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो केंद्र पे पहुँचेगी वहाँ पर जी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इसे कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा नहीं, तो बॉल कभी भी बाहर नहीं आएगी। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।